इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, कलेजा की जरूरत होती है। और भारत का इतिहास उन महानायकों के बिना अधूरा है, जिन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि हम आजादी भीख में नहीं, हम इसे छीन कर लेंगे। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और दूसरी तरफ एक अकेला भारतीय, जिसने दुनिया के नक्शे पर एक अकेली अपनी सेना खड़ा कर दी। एक ऐसा शासक जिसने 4000 भारतीयों को कैद करके रखा था, लेकिन एक व्यक्ति के विचार से इतने प्रभावित हुए कि वो उन सभी को रिहा कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक भारतीय महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। जिनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। वो एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके माताजी का नाम प्रभावती देवी थी। वे 14 भाई बहन में से 9वें संतान थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही पूरी की और 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने फिलोसफी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। उनको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू और जर्मन जैसे 5 भाषाओं का ज्ञान था और वे बचपन से ही राष्ट्रवादी छवि के आदमी थे। उन्हें समाज सेवा करने का बहुत शौक था और उन्हीं का एक नारा है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसने उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आशा का देश के काम नहीं, वह खून कहो किस काम का जिसमें जीवन रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं हुआ पानी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन वर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी। बोले स्वतंत्रता की खातिर अब तुम्हें बलिदान करना होगा, बहुत जीत चुके जीवन लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या सिर कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान उबाल ऊंची करके हुए बोले, रक्त मुझे तुम देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, शोर इनकलाब के नारों का कोसों दूर सुनाई देते थे। बोले सुभाष हुआ आ गया जिसमें भारतीय खून बहता हो, बोले सुभाष हुआ आ गया जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, बोले सुभाष हुआ आ गया जो इस पर हंसकर हस्ताक्षर करता हो, मैं कपन बढ़ाता हूँ वह आ गया जो इससे हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता की चरणों में रक्त अपना बहाते हैं। साहस से भरे युवक उस दिन आगे बढ़ते जाते हैं, चाकू छुरी तलवारों से फिर अपना रक्त बहाते हैं, फिर उसी रक्त की स्याही में अपना कलम डुबाते हैं और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते हैं। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के रणवीरों ने भारत का इतिहास नया। यह बात है उस समय का जब हमारा देश भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। उस समय सुभाष कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा मन उनका समाज सेवा करने में आता था, जिस वजह से उन्हें उसी कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया गया। लेकिन वो इतने राष्ट्रवादी थे कि उन्हें कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं होता और वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। कई बार उन्होंने कॉलेज में भी प्रोटेस्ट किया, जिस वजह से उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि जब देशभक्ति का नशा सर पर चढ़ जाता है तब करियर छोड़ देश की सेवा करने में बड़ा मजा आता है। और इसी दौरान कोलरा यानी कि हैजा की वजह से भारत में लगभग 2.5 लाख लोग मारे जा चुके थे। जिस तरफ देखो उस तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। कहीं माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के रो रही थी, कहीं बच्चे अपने पिता की लाश के पास बैठकर रो रहे थे, कहीं पिता अपने बच्चों के लाश पास बैठकर रो रहे थे। यह सब मंजर देखकर उनका दिल एकदम पसीज गया और उन्होंने सोच लिया कि मैं इस सबको ठीक करूंगा और भारत को सपने का भारत बनाऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया, तो उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि अब तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो। और उस समय सिविल सर्विस की पढ़ाई सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। सिविल सर्विस की पढ़ाई के लिए फिर वो इंग्लैंड जाते हैं। सिविल सर्विस की जो पूरी कोर्स होती है वो 4 साल की होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 7 महीने में ही पूरी कोर्स कर ली। सिविल सर्विस में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन यही उन्होंने पूरे सिविल सर्विस में 4थी रैंक पे पास करके सबको चौंका दिया था। लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं ली और जब यह खबर अखबार में छपी तो सारे तरफ हलचल मच गया। इनके पिताजी और बड़े भाई इनको समझाए भी, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं लिया और इन्होंने कहा कि मेरा देश लूटा जा रहा है जिनके हाथ, मैं मौज करूं उन्हीं के साथ, और इन्होंने नौकरी ठुकरा दी। फिर इन्होंने इंग्लैंड से वापस भारत आ गए। जब इन्होंने भारत आया तो इनके स्वागत के लिए हजारों की भीड़ फूल माला लिए खड़ी थी। और जब ये भारत पहुंचे और इतने की भीड़ देखी तब इन्होंने सोचा कि एक नौकरी छोड़ने की वजह से हमें इतने लोग जानने लगे हैं, क्यों न यहाँ से राजनीति में कदम रखा जाए।
और महान व्यक्ति की यह पहचान होती है कि वह भविष्य की परिस्थितियों को वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए पहचान लेती है। फिर समय आया साल 1928। 1928 में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बन चुकी थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत नेता थे और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करता था और उसने गांधी जी को कन्विंस कर लिया था कि आप लोग डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए, जो कि गांधी जी भी उसकी प्रस्तावना को मान लेते हैं और कलकत्ता के अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस का घोषणा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो इनके सख्त खिलाफ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण आज़ादी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हम लोग आज़ाद तो हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ना तो अपनी कोई नीति बना पाते और ना ही कोई सैन्य सेवा पर काम कर पाते। जो भी नीति बनाती वह ब्रिटिश सरकार ही बनाती। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिस पर अब भी हुकूमत ब्रिटिश सरकार का ही हो। फिर साल आया 1930। उस समय तक नेताजी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके थे कि गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों को कन्विंस कर लिए थे और 1930 के लाहौर अधिवेशन के दौरान उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया और अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, नेताजी का पावर और बढ़ता चला गया। वह समय था साल 1939, जब गांधी जी को नेताजी का विचार अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नेताजी गरम दल के विचार के नेता थे और गांधी जी और नेहरू जी जो थे वो नरम दल के विचार के नेता थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी। उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी वह कमजोर पड़ रही थी। नेताजी ने कहा कि क्यों ना हमें इसी बहती गंगा में हाथ धो लेनी चाहिए। फिर गांधी जी ने कहा कि आपका ये तरीका हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि हमारा शत्रु अभी परेशानी में है, तो हमें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। फिर नेताजी कहते हैं कि ये क्या तरीका हुई, दुश्मन तो दुश्मन होता है, आप ये क्या लगा रखे हैं, एक गाल पर मारो फिर दूसरी गाल पर भी मार लो। और गांधी जी ने कहा कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, क्यों ना प्रेसिडेंसी का चुनाव ही करवा लिया जाए। फिर प्रेसिडेंसी के चुनाव के लिए तारीख की घोषणा की जाती है और नेताजी के खिलाफ लड़ने के लिए साउथ से सीतारामैया को बुलाया जाता है और गांधी जी यह तक कह देते हैं कि सीतारामैया जीता तो समझो मैं जीता और सीतारामैया हारा तो समझो मैं हारा। फिर चुनाव होता है और चुनाव का नतीजा आता है और जब चुनाव का नतीजा आता है तो गांधी जी के उम्मीदों के ठीक विपरीत नतीजा आता है। जहां सीतारामैया को सिर्फ 1375 वोट मिले, वहीं नेताजी को 1580 वोट मिले थे। यानी कि उस समय देश में गांधी जी से ज्यादा लोग नेताजी को चाह रहे थे। इधर सीतारामैया की हार की वजह से गांधी जी काफी नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सीतारामैया की हार मतलब हमारी हार। और सुभाष चंद्र बोस जो कि चुनाव जीत तो गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुख्य नेता गांधी जी होने के कारण उन्होंने नेताजी पर काफी प्रेशर बनाया और इस्तीफा देने के लिए कह दिया। नेताजी ने एक सच्चा और आज्ञाकारी शिष्य होने का फर्ज निभाया और उन्होंने अपना त्याग पत्र गांधी जी के चरणों में डाल दिया। फिर वह कांग्रेस से बाहर आ गए। उस समय तक वो अकेले हो गए थे और उनका साथ देने वाला कोई नहीं रह गया था और उसी दौरान नेताजी को 12 बार जेल में डाला गया और इतना परेशान किया गया, फिर भी नेताजी कभी हार नहीं माने। यहाँ तक कि उनके घर पर सीआईडी तक लगा दिया गया और उस पर नजर रखने को कहा गया। नेताजी ने सोचा कि अब देश में बात नहीं बन रही, इसलिए अब देश से बाहर जाकर के कुछ किया जाए। फिर उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए वह अपने एक मुसलमान दोस्त मियां अकबर शाह को पेशावर से कलकत्ता बुला लिया और उनके मदद से नेताजी देश से बाहर चले गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध की रणनीति चल रही थी, यही वह मौका था कि सुभाष चंद्र बोस अपने विपक्षी देश यानी जो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था उससे जाकर के मिले, क्योंकि कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन यानी अपना दोस्त। एक नेताजी जर्मनी निकल जाते हैं, वहाँ हिटलर से मिलने के लिए कई दिन तक प्रतीक्षा करते हैं। काफी प्रयास करने के बाद एक दिन उनको हिटलर से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल जाता है और वही बाहर ड्राइंग रूम में वो हिटलर का प्रतीक्षा करने लगते हैं। और कुछ देर बाद हिटलर बाहर आता है और कहता है, हेलो मैं हिटलर, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। फिर नेताजी कहते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और मैं भारत से आया हूँ और मुझे आपसे नहीं हिटलर से बात करनी है। यह बात सुन करके हिटलर सोच में पड़ गया, फिर वहां से वापस चला गया और कुछ देर बाद फिर से एक व्यक्ति आया और बोला, हेलो मैं हिटलर। नेताजी फिर कहते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और मैं भारत से आया हूँ और मुझे आपसे नहीं हिटलर से बात करनी है। और यही प्रक्रिया 3-4 बार अपनाई गई और जब यह बात सचमुच हिटलर को पता चली
तो हिटलर का दिमाग चकरा गया और वो खुद उससे मिलने आ गए। हिटलर जब सामने आया तो कहता है कि कहिए क्या बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़ा होते हैं और कहते हैं, नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है और मैं यहाँ भारत से आया हूँ और मैं यहाँ आपसे मिलने आया। हिटलर का दिमाग चकरा गया और उसने पूछा कि आखिर आपने मुझे पहचाना कैसे कि मैं ही असली हिटलर हूँ। यानी कि हिटलर जो था वो अपने दुश्मनों के डर से अपने 4-5 कॉपी बना लिए थे, यानी कि अपने शकल के बहरूपिया बना रखे थे और वही जो थे पूरे देश विदेश में घूम करके उसका काम कराते थे, लेकिन अब तक उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। और नेताजी बोलते हैं कि मैं भारत से इतना दूर आपसे मिलने के लिए आया हूँ और आप खुद ही बार बार अपना हाथ आगे बढ़ा देते थे, जिससे मुझे पता चल गया था कि आप हिटलर नहीं हो सकते। हिटलर तो वो होनी चाहिए जिसमें थोड़ा गर्वात्मक हो, कड़क व्यवहार हो, जो कि उन सभी में नहीं थी। हिटलर इनके बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो 4000 भारतीय बंदी बना रखे थे जो इंग्लैंड से जीते थे, उन 4000 बंदियों को रिहा कर दिए। और हिटलर ने नेताजी से कहा कि अगर आप अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं और उनके खिलाफ जंग करना चाहते हैं तो इसका साथ तो मैं दूंगा ही, लेकिन जो मेरे साथ है जापान, मैं उनसे भी आपका बात करवा देता हूँ। फिर उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से इनका बात करवाया और इन्होंने जापान जाने के लिए वहां से प्लान बनाया। हिटलर ने बखूबी अपनी पनडुब्बी, अपनी निजी पनडुब्बी के साथ नेताजी को जापान भेजा। जापान पहुंच के नेताजी ने जापान के प्रधानमंत्री से मिला और कहा कि एशिया तो एशियाइयों का होना चाहिए, फिर वहाँ गोरा क्या कर रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री जब यह बात सुने तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बोला कि बात तो सही है। और फिर नेताजी बोले कि आपके यहाँ भी भगवान बुद्ध और मेरे यहाँ भी भगवान बुद्ध, जब हम दोनों के पूजनीय एक ही है, उस लिहाज से तो हम लोग भाई भाई हुए। इस बात से भी जापान के प्रधानमंत्री काफी प्रभावित हुए और उन्होंने जापान के पार्लियामेंट में जाकर के यह अनाउंस कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस के साथ भारत की आजादी की लड़ाई में उनके साथ पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। नेताजी जो जान रहे थे कि जापान का अभी सिंगापुर के साथ लड़ाई चल रहा है और वहीं सिंगापुर में जो 85,000 ब्रिटिश सैनिक है, जिसमें 45,000 तो भारतीय सैनिक है। फिर नेताजी ने जापान के प्रधानमंत्री को एक प्लान दिया और कहा कि जब सिंगापुर पर अटैक किया जाए तो बम के साथ एक पर्चा भी फेंका जाए और उस पर्चा पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी सभी भाषा में लिखा होना चाहिए कि तुम भारतीय कब तक गुलाम बन के उनके साथ लड़ते रहोगे। अब तक सिंगापुर में भी जो भारतीय सैनिक थे वह भी इस पर्चे को पढ़ लेते थे और सिंगापुर में भी एक अलग ही तूफान आ गया था और नेताजी ने जापान के साथ मिलकर जो रणनीति बनाई थी उसमें भी सफलता मिली। अब सिंगापुर भी जापान का हो चुका था और वहाँ के 45,000 जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उसे नेताजी के हवाले कर दिया गया और उस 45,000 सैनिक को लेकर के नेताजी ने एक फौज तैयार की, जिस फौज का नाम रखा गया आजादे हिंद फौज। और उस 45,000 फौज को लेकर के नेताजी वापस भारत आए और उन्होंने उस 45,000 फौज की मदद से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ना शुरू किया और मणिपुर में उन्होंने अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया। सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने महिला के लिए भी एक ब्रिगेड बनाया था और उस ब्रिगेड का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था और उस ब्रिगेड में महिला को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। नेताजी पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सभी धर्म के लोग चाहते थे। अब साल आ गया था 1945 और अब तक नेताजी ने अपने सारे सैनिकों को नॉर्थ ईस्ट से बुलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनके पास खाने पीने और सैन्य संबंधी सामानों की कमी पड़ने लगी थी, क्योंकि इस समय तक भी जापान साथ देना बंद कर दिया और आगे की सहायता के लिए मॉस्को जाना चाहते हैं। और 18 अगस्त 1945 को वो वियतनाम के रास्ते मॉस्को जा रहे होते हैं और उसी बीच दुर्भाग्यवश ताइवान के पास ही उनका जहाज क्रैश हो जाता है और उस क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हो जाते हैं। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि भारत की अखंडता बरकरार रहे, लेकिन जिन्ना जो था वो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता था। वो कहा भी था कि अगर सुभाष चंद्र बोस यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं अलग कोई देश यानी कि पाकिस्तान नहीं बनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया और हम लोग बट गए, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश। हमारे देश के महानायक और भारत माता के सच्चे लाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर सत सत नमन।